जिस हवा को आप सांस में लेते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं। हम बाकी दोनों को छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके पास उनका ज्यादा अनुभव नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं सिर्फ विचार, भावना, नियत या ऊर्जा से। हम पानी का गुण बदल सकते हैं। हम हवा का और भोजन का गुण बदल सकते हैं सिर्फ अपने विचार, भावना या नियत से। तो आपके भीतर के ये पंच तत्व जिनसे ये शरीर बना है, इन पर गहरे प्रभाव हैं और जानकारी की एक खास परत, जिसे हम आमतौर पर कार्मिक पदार्थ कहते हैं, इकट्ठी हो जाती है। इसके बिना ये तत्व आपके भीतर एक खास तरीके से पेश नहीं आ सकते थे। ये एक सा होता। अगर अलग अलग जानकारियां इकट्ठी नहीं होती तो हर इंसान एक सा होता। देखिए, अगर आप एक केला खाती हैं तो आप एक महिला बन जाती हैं। केला महिला बन जाता है। इनमें से कोई खाता है तो वो पुरुष बन जाता है। अगर गाय खाती है तो वो गाय बन जाता है। वही केला। केले में इतनी समझ नहीं है कि वो खुद को पुरुष, स्त्री, गाय या कुछ और बना सके। आपके भीतर जानकारी का एक संग्रह है जो केले को एक औरत, मर्द, गाय या हाथी या किसी और रूप में बदल देती है। आप जिसे मैं कहते हैं वो सूचना या जानकारी का एक संग्रह है और मूल रूप से ये आपके साथ तत्वों के माध्यम से चिपकी हुई है, क्योंकि यहां तत्वों के सिवा और कुछ नहीं है। तो इनकी शुद्धि का मतलब है कि आप इन्हें साफ कर रहे हैं और इसे इकट्ठा की गई जानकारी या कार्मिक पदार्थ से मुक्त कर रहे हैं। अगर ऐसा न किया तो आप एक मजबूत शख्सियत तो होंगे, पर कभी ये नहीं जान सकेंगे कि आप उन सीमाओं से परे कैसे जा सकते हैं जो आपने खुद के लिए बना रखी हैं। ये सीमा अस्तित्व ने नहीं बनाई, ये सीमा खुद आपने अपने लिए बनाई है। अगर आप उस सीमा से पार नहीं जा सकते जो आपने बनाई है, तो ये जीने का मूर्खतापूर्ण तरीका होगा। आप अनजाने में ही सीमा रच लेते हैं और कुछ समय के बाद दावा करने लगते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा। आप उन्हें किसी सीमा से पार जाने को कहें, नहीं मैं तो ऐसा ही हूं। आप ऐसे नहीं हैं। आपने खुद को ऐसा बना लिया है। यह सफाई तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप खुद को इन सीमाओं से पार ले जाकर आजादी या मुक्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य चुन लेते हैं। अगर आप एक ठोस गेंद बनना चाहते हैं तो आपको सफाई की जरा भी जरूरत नहीं है। कार्मिक प्रक्रिया को ठोस में बदलने से आप कड़े बन जाएंगे। कड़ापन आपके जीवन में बहुत दुख लाएगा, बहुत दुख। आपको किसी आफत की जरूरत नहीं है, आप खुद ही एक आफत हैं। आपको किसी बाहरी सहायता की जरूरत नहीं, इसे सेल्फ हेल्प कहते हैं। ज्यादातर लोग अपने दुखों के निर्माण के लिए सेल्फ हेल्प पर हैं, यू नो। किसी को उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं होती। आखिरी बार किसी ने आपको कब छेड़ा था? ऐसा आखिरी बार कब हुआ? शायद स्कूल के दिनों में किसी ने ऐसा किया होगा। उसके बाद कोई भी वैसा कुछ करने में दिलचस्पी नहीं रखता। आप में से तकरीबन सभी लोगों को कभी किसी ने खंजर या तलवार नहीं घुसाई। ज्यादा से ज्यादा किसी ने सुई या उंगली से छेड़ा होगा। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को पिछले 10, 15 या 25 सालों में किसी ने सुई या उंगली से भी नहीं छेड़ा, क्योंकि हर किसी को आपसे डर लगता है। तो कितना आप जितने दुख से होकर गुजरते हैं, अगर आप उसकी मात्रा देखें, गुस्सा, डर, नफरत, जलन, आप जिससे भी होकर गुजरते हैं, जो भी कष्ट झेलते हैं, बाहरी चीजों की वजह से कितना दुख हो रहा है और आपने खुद कितना दुख पैदा किया है। अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि बाहरी चीजों की वजह से पैदा दुख नाम मात्र भी नहीं है। नहीं नहीं, मेरी सास ने ऐसा कहा, मेरे बॉस ने ऐसा कहा, वो जो भी कह रहे हैं, वो आपको चाकू तो नहीं घुसा रहे। कोई आपको शारीरिक कष्ट तो नहीं दे रहा ना, जब तक आप मिडिल ईस्ट में ना हो। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो बाकी सब आपका खुद का ही बनाया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये छाप इतनी गहरी है
कि आप मजबूरन अपनी आदतों के अनुसार पेश आते हैं। हजारों बार वैसी ही परिस्थितियां आ चुकी हैं, लेकिन अगर फिर से वही होता है तो आप वही एक जैसी प्रतिक्रिया देते हैं। एक स्तर की जागरूकता की जरूरत होगी, आपको एक हद तक झकझोरने की जरूरत होगी, तभी आप कुछ अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो भूत शुद्धि का मतलब है इस प्रक्रिया को बहुत ही बुनियादी स्तर पर करना। अगर हम सुबह के समय आपके मन को साफ करें तो दोपहर तक आपके मन में फिर से पूरी नई दुनिया बन जाएगी। यह तरीका काम का नहीं है। यही वजह है कि यौगिक प्रणाली में आपके मानसिक ढांचे को कोई महत्व नहीं दिया जाता। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो इसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि अगर हम आज इसे बदल भी देंगे तो आप कुछ समय बाद फिर से इसे बदलकर कुछ और बना देंगे। हम केवल शरीर में दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए योग में हर चीज को शरीर कहा गया है। भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर वगैरह, लेकिन मन नहीं, क्योंकि आपके भीतर मन का जो खेल चल रहा है, जिसे आप इतनी अहमियत देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। आपके भीतर जमा सूचना के आधार पर आपके जो भी कर्म हैं, आपका जो भी संस्कार है, आप उसके अनुसार ही सोचते हैं, महसूस करते हैं, आपकी भावनाएं वैसी चलती हैं, सब कुछ उसके अनुसार ही होता है। तो हमारी दिलचस्पी जड़ पर काम करने में। अगर आप पेड़ की छटाई करते हैं तो वो फिर से उग जाएगा, अब की बार और भी तेजी से बढ़ेगा। तो छटाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप जड़ काट देते हैं तो पेड़ मर जाएगा। तो कार्मिक छाप की जड़ तत्वों में ही छिपी है। वो सबसे बुनियादी पहलू है। दूसरे पहलुओं की तुलना में इसे कहीं ज्यादा सावधानी से करना होता है। तो अक्सर चूंकि अधिकतर लोग अपना पूर्ण रूपांतरण नहीं चाहते, वो बस थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं, वो खुद को खोना नहीं चाहते। भूत शुद्धि मतलब आप खुद को खोना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा, बुरा, सुंदर या बदसूरत जो भी है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। आप वो सब खोना चाहते हैं जो आपने रचा है, ताकि ईश्वर का सृजन आपके भीतर खड़ा होकर चमक उठे। इसके लिए आपको थोड़ा काम करना होगा। आपको बुनियादी भूत शुद्धि सिखाई गई है। अगर आप भूत शुद्धि को गंभीर तौर पर करना चाहें तो आपका पूरा जीवन बस यही बन जाएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसे थोड़ा बहुत कर लें। तो अगर आप भूत शुद्धि का छोटा सा संस्करण भी करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाता है और वापस पुराने ढर्रे पर जाने की प्रवृत्ति नहीं रहती, जो कि महत्वपूर्ण है। वरना सब कुछ 3 दिन के लिए बदलता है और फिर पुराना ढर्रा वापस आ जाता है। कुछ समय बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा अगर आप अपनी साधना में भूत शुद्धि को भी शामिल कर लेते हैं। पंचभूत आराधना एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। वो एक अनुष्ठान है। जो लोग साधना नहीं करना चाहते, बस ऐसे लोगों को थोड़ा लाभ पहुंचाने के लिए। अनुष्ठान की ये एक सुंदरता है। अनुष्ठान की यही सीमा भी है। कोई दूसरा आपके लिए अनुष्ठान कर सकता है। आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, बस बैठकर उसका लाभ लीजिए। पर यदि वो ऐसा नहीं करते तो आपको उसका लाभ नहीं मिल सकता। मान लेते हैं कि हम पंचभूत आराधना नहीं करते, तब आपको वो नहीं मिल सकता। तो अनुष्ठान में ऐसा ही होता है। इसकी सुंदरता यही है कि जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो भी इसका लाभ पा सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग इसे करते हैं, अगर वो इसे ठीक से नहीं करते तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो अनुष्ठान करते ही नहीं तो वो फायदे आपको कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप खुद भूत शुद्धि का अभ्यास करते हैं और इसे बनाए रखते हैं तो समय के साथ आप देखेंगे कि इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, ये जो भी करे, भले ही अभ्यास छोटा सा ही क्यों ना हो, इसका प्रभाव कभी पलटता नहीं है। ये भूत शुद्धि का एक अहम पहलू है। अगर आप 6 महीने तक योगासन करते हैं और फिर पूरे साल कुछ नहीं करते, तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। आपने 6 महीने तक प्राणायाम किया, अगर ये शक्ति चलन क्रिया की तरह ताकतवर है तो इसका असर दिखेगा। लेकिन अगर आप इसे कुछ समय के लिए नहीं करते तो इसका असर जाने लगेगा। आप ध्यान करें, कुछ समय के लिए शून्य ध्यान करें। अगर आपने कुछ समय के लिए इसे नहीं किया तो इसका प्रभाव जाने लगेगा। लेकिन भूत शुद्धि की प्रकृति ऐसी नहीं है। अगर आप इसे करते हैं तो आपको कुछ भी होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत बुनियादी और धीमी है। पर चाहे जो भी हो, ये वापस नहीं जाएगा। ये आपके साथ रहेगा जब तक आपका शरीर रहेगा। ये साथ रहेगा, ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बुनियादी स्तर पर है। यही भूत शुद्धि का महत्व है। अगर आप खुद के लिए अवसाद या डिप्रेशन पैदा करने में सक्षम हैं, मैं ये
इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे आपके रोग की चिंता नहीं है या मुझ में करुणा की कमी है, लेकिन इसलिए क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है उसकी प्रकृति यही है। अगर आप अपने लिए डिप्रेशन पैदा कर रहे हैं तो आप अपने भीतर काफी सारी भावनाएं और विचार पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। अगर आपके पास किसी चीज के लिए बहुत गहरी भावनाएं और तीव्र विचार न हो तो आप डिप्रेस नहीं हो सकते। बात बस इतनी है कि आप ऐसे विचार और भावनाएं पैदा कर रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके पक्ष में नहीं। तो आपके पास खुद के लिए डिप्रेशन पैदा करने के लिए जरूरी शक्ति है, क्योंकि आपको खुद के लिए मानसिक रोग बनाने के लिए, अगर आप शारीरिक तौर पर बीमार नहीं हैं, जो बहुत ही कम लोग हैं, बाकी बीमारियां खुद की बनाई हुई हैं। अधिकतर रोग खुद ही बनाए गए हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। ये सब जेनेटिक और दूसरे कारणों की वजह से अपने भीतर से ही पैदा हो जाते हैं। यहां मौजूद लगभग सभी लोगों को अगर हम एक खास तरह की विचार प्रक्रिया और भावना के साथ प्रशिक्षित करें और उन पर बाहरी हालातों से भी थोड़ा दबाव डालें, तो लगभग हर कोई अपना मानसिक संतुलन खो देगा। वो क्लिनिकल तौर पर बीमार हो जाएंगे। उन्हें पागलपन तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि विवेक और पागलपन के बीच की सीमा रेखा बहुत बारीक होती है। लोग अक्सर इसे ढकेलते रहते हैं। आप गुस्सा हो जाते हैं, आप इस रेखा को ढकेल रहे हैं। ये रेखा बहुत ही बारीक है। वास्तव में जब आप गुस्सा होते हैं, आपको पता होता है कि आप इस रेखा को ढकेल रहे हैं, इसलिए आप कहते हैं मैं किसी के ऊपर गुस्से से पागल हो रहा था। आप किसी और के ऊपर गुस्से से पागल नहीं हैं, आप बस पागल हो रहे हैं। आप किसी और पर गुस्से से पागल नहीं हो सकते। आप बस अपने विवेक की सीमाओं को लांघ रहे हैं और पागलपन की ओर बढ़ रहे हैं। आप कुछ समय तक ऐसा कर रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। एक काम कीजिए, हर दिन ये करके देखिए। 10 मिनट के लिए किसी के ऊपर बुरी कदर गुस्सा करें। आप देखेंगे कि 3 महीने में ही आप क्लिनिकल तौर पर वहां पहुंच जाएंगे। अगर चाहें तो आजमा कर देख लें, क्योंकि अगर आप लगातार इस रेखा को ढकेलते रहे, आप पागल होते हैं और वापस आ जाते हैं, पागल होते हैं वापस आ जाते हैं। एक दिन आप वापस नहीं आ सकेंगे। जिस दिन आप वापस मुड़कर नहीं आ पाएंगे, तब आप क्लिनिकल तौर पर बीमार हो जाएंगे। आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आप एक पल के लिए भी गुस्सा हुए तो आप बीमार हैं। हो सकता है कि आपको डॉक्टर से इस रोग का सर्टिफिकेट न मिला हो, उन्होंने आपके ऊपर पागलपन का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, लेकिन आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, है ना? आपको लगता है कि आपका हक है नखरे दिखाना, आपको लगता है कि आपका हक है लोगों पर गुस्सा करना, आपको लगता है कि आपका अधिकार है कि आप डिप्रेस्ड रहें ताकि आप किसी का ध्यान आकर्षित कर सकें। आप ये खेल खेलते रहिए। एक दिन आएगा जब आप वापस नहीं आ पाएंगे। आप रोज इस सीमा को लांघते रहते हैं। एक दिन आप देखेंगे कि आप उसे वापस लांघ नहीं सकते। उस दिन आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तब तक हर किसी को आपसे राहत चाहिए होती थी, पर जिस दिन आप वापस नहीं आ सकेंगे, उन्हें राहत मिल जाएगी, क्योंकि अब वो आपको पकड़कर डॉक्टर के हवाले कर सकते हैं। वरना आप हर दिन में कई बार अस्थायी तौर पर पागल होते रहते हैं। वो आपको पागल खाने भी नहीं भेज सकते, उन्हें आपको सहन करना पड़ता है, आपके परिवार वालों, दोस्तों और आपके आसपास के लोगों को। कम से कम अगर आप सच में क्लिनिकल तौर पर रोगी घोषित हो जाएं, तो हम आपको वहां जाकर सौंप सकते हैं। तमिलनाडु में एक मंदिर है, आपको पता है, जहां ऐसे लोगों को जंजीरों से बांध कर रखते हैं। वहां कोई अस्पताल नहीं है, मानसिक रोगों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। वहां एक ऐसा मंदिर है जिसे किसी ने मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य की ओर वापस लाने के लिए बनाया था। उनका परिवार उन्हें वहां ले जाकर छोड़ देता है। उन्हें जंजीरों से बांधकर मंदिर में रख दिया जाता है। आप उन्हें कुछ पैसा दे दीजिए, वो आपके भोजन का प्रबंध कर देंगे और आप वहां बिल्कुल जानवरों की तरह बंधे रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर अस्पताल भी ऐसे ही चलाई जाए तो कई लोग पागल ही नहीं होंगे। वो अपना संतुलन बनाए रखेंगे। अभी तो सब कुछ बड़ा डीलक्स है। अगर आप अस्पताल को बहुत आरामदायक बना दें तो ये बीमार पड़ने का फायदा बन जाएगा। और आपके जीवन में बीमार पड़ने के बहुत से फायदे हैं। बचपन से ही आपको सबसे अधिक ध्यान तभी मिला जब आप बीमार पड़े। जब आप खुश थे तो वो आपके ऊपर चिल्लाते थे। जब आप खुशी में चीखते चिल्लाते थे तो वो बड़े लोग वापस आप पर चिल्लाते थे। बचपन में बीमार पड़ना अच्छा होता था, क्योंकि आपको अपने माता पिता और अपने आसपास के लोगों का पूरा ध्यान मिलता था और आपको उस दिन स्कूल भी नहीं जाना पड़ता था।
तो आपने शारीरिक तौर पर बीमार पड़ने की कला सीख ली। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आप मानसिक तौर पर बीमार पड़ने की कला सीख लेते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान खींचना चाहते हैं तो आप एक कोने में जाकर बैठ जाइए, दुखी होने का नाटक कीजिए और लोग आपकी ओर ध्यान देने लगेंगे। आप ये खेल खेलते रहते हैं, एक दिन आप सीमा रेखा वापस नहीं लांघ पाते। उस दिन आप क्लिनिकली तौर पर बीमार हो जाते हैं। अफसोस की बात है कि कई तरह से, सिर्फ उस तरह से नहीं जैसा मैंने अभी कहा, कई अलग अलग तरीकों से मैं कहूंगा कि इस ग्रह पर लगभग 70% बीमारियां, हर तरह की बीमारियां खुद से पैदा की गई हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन भी हो जाए, अगर आपको अपने शरीर और मन को एक खास तरीके से रखना आता है, तो आप पर वो वायरस या बैक्टीरिया उस तरह अपना असर नहीं दिखाएगा जैसा वो किसी और के शरीर पर दिखाता है। अगर आप स्वयं को इस तरह से तैयार कर लें कि भले ही कुछ भी हो जाए, वैसे भी मुझे जाकर ये और ये और ये काम तो करना ही है, उसमें मैं रुकावट नहीं डाल सकता। पिछले 29 सालों के दौरान मैंने एक भी कार्यक्रम इसलिए रद्द नहीं किया है क्योंकि मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, मुझे ये है, मुझे वो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आपको जो करना है वो तो आपको हर हाल में करना ही है। आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, या तो अपने खुद के समर्पण के कारण या अपने बॉस के कारण। किसी भी कारण से अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि आप अक्सर बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको बुखार है फिर भी आपको जाना ही होगा। गर्मी के मौसम में भी आप जाते ही हैं ना? नहीं, बहुत से लोग नहीं जाते। अगर बाहर जरा सी गर्मी हो तो वो काम पर नहीं जाते, थोड़ी सी सर्दी ज्यादा हो तो वो काम पर नहीं जाते, जरा सी बारिश आते ही वो काम पर नहीं जाते, हल्की सी बर्फबारी हो जाती है और वो काम पर नहीं जाते। ये सब तो मौसम है। मौसम के हर बदलाव के साथ अगर आपके पास कंबल ओढ़कर लेटने का सुख है, अगर आप ऐसा करने लगे तो आपका शरीर बीमार पड़ना सीख लेगा। जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार। अगर आप तय कर लें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, मुझे हर हाल में जाकर अपना काम करना ही है, आप देखेंगे कि आपका शरीर वापस ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, भले ही उसे सबसे बुरा इन्फेक्शन